गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी बच्चों को आज की इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं। और इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो मॉडल्स पेपर का सेट हमारे बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है, उस मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। खासकर मैं इन 100 ऑब्जेक्टिव्स को भी सॉल्व करूंगा, जबकि आप याद रखना कि आपके परीक्षा में 50 ऑब्जेक्टिव यानी 50 ऑब्जेक्टिव का ही रिप्लाई करना जरूरी है। एक ऑब्जेक्टिव का हमें 1 मार्क्स मिलेगा। बहुत ही सावधानी से जवाब दीजिएगा। तो लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, और इसको बदलना है हमको एक्टिव में। गौर से देखिए, आपके सामने में जो क्वेश्चन है कि द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, इसको हमें बदलना है एक्टिव में। कुछ नहीं करना है। जहाँ वाज वर्ड याद रखिएगा, V2 जो होता है ना वर्ब का दूसरा रूप, उसको हम लोग बदलते हैं पैसिव में वाज, या वर के साथ हम लगा देते हैं वर्ब का तीसरा रूप। तो बस यही ध्यान में रखना है कि इस बार हम रोहित को कर देंगे सब्जेक्ट बनाएंगे रोहित, और ये जो वाज वर है ना, इस वाज वर को हम हटाकर V2 को लाएंगे तो किल्ड, और ये जो द स्नेक है उसको मारा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा सही जवाब होगा रोहित किल्ड स्नेक, यानी हमारा सही जवाब होगा ए में क्या जो होगा सही जवाब, तो हमारा ए है रोहित किल्ड स्नेक। बहुत ही खूबसूरत सा ये जो मतलब सीरीज है, इस सीरीज को हम आगे लेकर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न जो हमें कह रहा है, गौर से देखिएगा और आप फिट और फाइनली दिमाग में सोचिए कि हमें सारे के सारे प्रश्न को टिक आउट करके आने हैं। 100 में से अगर 50 प्रश्न अगर आप नहीं बना पाए तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं एक अपशगुन माना जाएगा कि आप बिहार बोर्ड के लिए काली बिल्ली बन चुके हो। डैश यू एस्पियर अ फ्यू मिनट्स, डैश यू एस्पियर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। अब कह रहा है कि क्या आप कुछ समय मेरे लिए दे सकते हो। अब देखिए, जब फायदा सामने वाले को रिक्वेस्ट कीजिए और खुद के फायदे के लिए, तो वहां पर मैं नहीं लगेगा। मे तब लगेगा जब सामने वाले का फायदा हो। आप कह रहे हैं कि कैन यू स्पेयर योर फ्यू मिनट्स, अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, तो यहाँ पे सबसे बेहतर जो ऑप्शन होगा, शुड तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, मस्ट भी बिल्कुल नहीं होगा, और मे पर हम दांव नहीं खेलेंगे इस बार हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा कुड। बहुत बेहतरीन अंदाज में समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जब सामने वाले से आप अपने फायदा मांग रहे हो तो कुड यू प्लीज, क्यों? क्योंकि मे से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब रिक्वेस्ट का लेवल बढ़ जाए, तो वहाँ पर कुड यू प्लीज का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, जब पोलाइटली रिक्वेस्ट का लेवल बढ़ जाए तब हम कुड यू प्लीज का प्रयोग करते हैं। बहुत ही बेहतर दोस्तों। आइए हम तीसरे पेज की ओर तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि मिस्टर सिन्हा ऑफ 10 या ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। अब याद होगा मेरा ट्रिक कि मैंने पढ़ाया था कि अगर वाक्य में अगर आप ऑफन देखें या ऑफ्टन देखें, रेगुलरली या कोई एडवर्ब को अगर आप देखते हैं, तो आप बेशक किसका प्रयोग करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल से आप वाकिफ है, या वर्ब का ओरिजिनल रूप या वर्ब में एसीआई है। क्योंकि मिस्टर सिन्हा जो है वो बेसिकली एक इंसान है, इसीलिए यहाँ गोज का ही आना लाजमी होगा, और जरूरत भी इसी की है कि मिस्टर सिन्हा बिजनेस ट्रिप में दिल्ली अक्सर जाते हैं। आइए, कम समय में मैं चाहूंगा कि आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। इस तरीके की जितने भी बेहतरीन जो इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए या इंटरमीडिएट की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, जो 12वीं की तैयारी कर रहे हैं और उसमें 100 नंबर के इंग्लिश लिए हैं या हिंदी लिए हैं, आप एक बार जुड़ कर देखिए मेरे चैनल से। फिर याद रखिएगा, और आप मेरे कोचिंग से भी जुड़ सकते हैं, मेरे मटेरियल को भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वॉज, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वॉज। मालूम है, ये जो प्रश्न है ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में, और इसको हमें बदलना है किस में, तो हमें बदलना है डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ कह भी रहा है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। अब आपको बताएं कि ये आस्ट को तो पहले सबसे पहले हम सेड में बदलेंगे, तो सेड में बदलेंगे तो हो जाएगा सेड टू मी,
और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो वेयर जो आप देख रहे हैं ना, तो वेयर और ये वाज जो है ना, ये इनडायरेक्ट में वाज है, लेकिन डायरेक्ट में तो इसको प्रेजेंट में आना होगा तो इज होगा। तो वेयर इज द बुक बन गया, माइंड में ही हमने तैयार कर लिया कि ही सेड टू मी वेयर इज द बुक। आप देखिए कहाँ है, जहां भी होगा उसको हम ढूंढ लेंगे, एकदम टॉर्च जलाकर ढूंढ लेंगे कि आखिर वो आंसर है कहाँ। तो ही सेज प्रेजेंट बिल्कुल नहीं, ही वाज सेइंग बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं, ही वाज सेइंग नहीं, ही सेड टू मी। अहो, और देखो ना खास बात, सबसे बड़ी खास बात देखो, दिमाग लगाने की चीज है कि सेड जो है ना वो एक ही में है, बाकी में जो है ना सेज है या वाज सेइंग है या वाज, तो इसलिए तीनों आंसर गलत है। और हमारा सही आंसर, ये आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, यानी कि किताब कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर पर और कहता है कि राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर। बिल्कुल आप तैयार रहिए, दिमाग में डाल दीजिए, इस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे। जब भी वाक्य में लास्ट नजर आवे, बिल्कुल हाँ दोस्तों, जब भी वाक्य में लास्ट नजर आवे तो आप उसके साथ क्या लगाइएगा, जब भी वाक्य में लास्ट नजर आवे तो वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का दूसरा रूप। और यहाँ पर बाय, बॉट, बाइंग, विल बाय। तो बाय माने खरीदता है, बाइंग माने खरीद रहा है, और विल बाय माने खरीदेगा। लेकिन यहाँ पे बॉट माने खरीदा, यानी कि राजेश ने पिछले साल एक कार खरीदा, और सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बॉट। हम लोग आगे बढ़ते हुए आपको जो है छठे प्रश्न की ओर ले जाते हैं और कहते हैं माई शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। यानी कि ये जो अंडरलाइन किया गया जो शब्द है ना टाइट, टाइट जो अंडरलाइन करके है उसका करेक्ट दूसरा मतलब बताइए कि मेरा जूता इतना टाइट था कि हम मुश्किल से चल मतलब मुश्किल से चल, मतलब बड़े मुश्किल से भी चल नहीं सकते थे। यानी टाइट के लिए दूसरा वर्ड क्या होगा, तो लूज माने तो होता है ढीला, स्लैक माने होता है छरारा, और रिलैक्स ये सब नहीं, क्लोज फिटिंग शब्द। इसका सही जवाब होगा कि टाइट था यानी बहुत ही क्लोज फिटिंग था, यानी फिट बहुत ही ज्यादा था, पैर में पूरा फिट हो रहा था। यानी कि इस टाइट का जो है करेक्ट जो मीनिंग होना चाहिए, दूसरा मतलब जो होना चाहिए वो होगा क्लोज फिटिंग। सातवें की ओर चलते हैं, कह रहे चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर 4 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस जो आप देख रहे हैं उसमें कह रहा है कि माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर। अच्छा, द पोएट और द फिलोसफर यानी दोनों तरफ द का प्रयोग, यानी कि दो अलग अलग आदमी का बोल, लेकिन बात यहाँ पर एक ही बहन की हो रही है जिसके साथ इज लगा हुआ है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। माई सिस्टर इज अ पोएट एंड द फिलोसफर, एक तरफ ए दूसरे तरफ द, ये ऐसा नहीं हो सकता, एक ही तरह का आर्टिकल्स लगेगा, यानी कि कहीं ना कहीं हम यह कर सकते हैं कि हमारा बी भी गलत है। सी में कह रहा है कि माई सिस्टर इज अ पोएट एंड अ फिलोसफर, मेरी बहन एक, अच्छा आर्टिकल्स का प्रयोग जो है दोनों तरफ ए लगा है, यानी कि दो अलग अलग आदमी का बोध हो गया, इसलिए ये भी गलत। और डी में कह रहा है कि माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसफर, मेरी बहन, अच्छा देखिए ए भी आर्टिकल्स है जो एक ही तरफ बोध हुआ, यानी कि इसका सही जवाब होगा ए, सॉरी डी। हमारा सही जवाब होगा दोस्तों डी। बच्चे लगे रहिए, नजरे को जमाए रखिए, देखिए कितना बेहतरीन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कि दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। इसको करना क्या है दोस्तों, तो इसको कंबाइन करना है। कॉम्बिनेशन तो बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर होता है, लेकिन आप इसको गौर से देखिए। कहने का यह मतलब है कि कह रहा है कि दिस इज द लेटर, यानी कि यह वही लेटर है जिसे सोहन ने लिखा। तो यहाँ देखिए हम इसको शुरू में इस लाइन को लाएंगे, और चूंकि दो लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट करना है, कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो एक ऐसे वर्ड को लाना होगा जो जिसे का अर्थ लेकर आवे। तो विच माने यहाँ पर जिसे होगा। आप कहिएगा हु क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह वही लेटर है, यानी कि लेटर के लिए जिसे का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे विच शब्द आएगा। और सोहन रोड, यानी कि दूसरा बी में आंसर कह रहा है कि दिस इज लेटर, यहाँ द नहीं लगा इसलिए बी गलत होगा। और सोहन इज द वन हु, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि मेरी नजर में तो करेक्ट आपको ए ही दिख रहा है। हम डी को देखे भी नहीं, हालांकि द लेटर इज वन, नहीं नहीं, डी भी गलत आंसर है। 9 की तरफ चलते, आई हैव अ लॉट वर्क डैश, यानी कि मेरे पास, अब यहाँ पे 4 मतलब है, चारों ऑप्शन में यहाँ पे सेट कौन सा खा जाएगा इस पर बातें करेंगे कि आई हैव अ लॉट वर्क डैश। तो यहाँ पे हमारा एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, टू अटेंड माने अटेंड करना, एट एनी रेट यानी किसी भी कीमत पर, एट बेस्ट माने कि अपना सबसे बेहतर देना। तो मैं कभी कभी बहुत काम करता हूँ, टू अटेंड करता हूँ नहीं,
तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होगा एट टाइम्स, यानी कि मैं कभी कभी ढेर सारा काम करता हूँ। चलिए, करेक्ट ऑप्शन तो हम आगे बढ़ते हुए और इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम 10वें प्रश्न की ओर चलेंगे। और 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हाट इज ही एंग्री। अब देखो, एंग्री के साथ या तो टू लगता है, नहीं तो विथ लगता है, नहीं तो अबाउट लगता है। मैं तो तीन ही प्रीपोजिशन को बेशक बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। अब देखो, यहाँ पे टू भी नहीं है, विथ भी नहीं है, लेकिन अबाउट है। अबाउट है तो लीजिए, जब अबाउट है तो हम इसको डायरेक्ट वे में जो है ना, इसको जो है ना पास कर दिया कि आओ पप्पू पास हो गया। यानी कि व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, यानी किस बात को लेकर या किस चीज को लेकर वो जो है खफा है या नाराज है। आइए हम चलते हैं वर्ड को करेक्ट स्पेलिंग करना है कि आखिर इस 4 वर्ड जो कमिट का स्पेलिंग है उसमें कौन सा सही है। तो देखो, कमिट का सही स्पेलिंग होता है COMMIT, और वो हमारे सामने जो है बी ऑप्शन पर अवेलेबल है, यानी कि हम इसको ठोक दिए कि जाओ तुम ही इसका सही जवाब हो। और 12 नंबर की ओर चलते हुए मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है कि करेक्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक, यानी क्विक माने होता है तेजी से, क्विक मतलब होता है तेजी से। अब इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द कौन है। अब रेयरली माने तो होता है कभी कभार, इंडलेस माने जो खत्म न हो, सबमिट माने होता है किसी चीज को दे देना, लेकिन रैपिड माने होता है तेजी से, यानी कि क्विक का मतलब रैपिड से निकलता है। यानी कि हमारा सही जवाब होगा दोस्तों, आप समझ गए होइएगा, हमारा सही जवाब होगा 12 का ए, यानी कि रैपिड, यानी क्विक का पर्यायवाची शब्द रैपिड है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर डैश, यानी कि एक शब्द में बताइए, अनेक शब्दों के एक शब्द आप लोग जानते होंगे कि साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल, यानी जानवरों का जो विज्ञान होता है, यानी कि वैसा विज्ञान जिसमें हम जानवरों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो बॉटनी का मतलब तो होता है वस्तु विज्ञान, यानी कि इसमें हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में हम लोग जो है ना मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का अध्ययन करते हैं। और जियोलॉजी में मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, यानी भूमि का अध्ययन करते हैं। लेकिन जूलॉजी में केवल हम जानवर का अध्ययन करते हैं। यानी कि सही जवाब साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, इसका सही और करेक्ट आंसर होगा हमारा जूलॉजी। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए अपने प्रश्न को ले चलते हैं। और ये चौथा प्रश्न जो हमारे 14 नंबर पर जो प्रश्न है वो कह रहा है नो न्यूज डैश गुड न्यूज। अब आपको हम बता दें, कुछ ऐसे वर्ड है जो दिखने में प्लुरल होते हैं लेकिन होता सिंगुलर, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हम उन्हीं दिशा में आपको आगे ले चलते, चाहे वो न्यूज हो या पॉलिटिक्स हो। कुछ बीमारियों के नाम है, कुछ खेलों के नाम है, कुछ किताबों के नाम है जिसमें एस लगा होता है, लेकिन वो किताब जैसे 3 इडियट्स इज अ गुड मूवी। अब ऐसा नहीं कि इडियट में एस लगा हुआ है तो आर लग जाएगा। मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, है ना, तो ऐसा नहीं है। न्यूज में भले ही एस लगा हो लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। आगे का ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं, या तो इज आर का प्रयोग होगा या हैव हैज का प्रयोग होगा। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही देखना है कि सिंगुलर लगेगा इसके साथ या प्लूरल वर्ब लगेगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग बड़े ही आंखों को टकटकी लगाकर देख रहे होंगे। और एक बार आप मेरे चैनल से जुड़ कर देखिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। 15 नंबर पर आते हैं दोस्तों, और कहता है ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस, यानी कि वह मतलब टेम्पोररी आधार पर उसका जो है ज्वाइनिंग हुआ है, अपॉइंटेड हुआ। अब करना क्या है, जो अंडरलाइन किया गया शब्द है यानी टेम्पोररी, ये जो अंडरलाइन किया गया है, कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम माने होता है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अब बताइए टेम्पोररी माने क्या होता है, तो अस्थाई होता है। इसका मतलब उल्टा शब्द क्या होगा, तो अस्थाई शब्द होगा। अब आप देखिए कि परमानेंट माने अस्थाई होता है, हम तो एकदम अभी करेक्ट मार दिए इसको, क्योंकि गेस माने अंदाजा करना, कॉम्प्लिकेटेड माने मुश्किल, शोक माने होता है किसी चीज को शोक लेना, तो ये सब नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा ए, यानी 15 का ए। आइए हम लोग 16 में चलते हैं, और 16 में हमारा प्रश्न कह रहा है कि सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, और उसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स है, जनरल रूल्स भी है, स्पेशल रूल्स भी है। चूंकि ये इसके अंदर में जो वाक्य है, इसके अंदर का जो वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें 2-3 बातों को ध्यान में रखिएगा। अगर सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम सेड को आज मतलब टोल्ड में बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। क्योंकि सेड के बाद कॉमा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यानी फलना सेड टू चिलना रहे, एक सेड टू वाई रहे, तब जाकर सेड टोल्ड में बदलाएगा, यानी कि सेड सेडे रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे
हम तो सबसे पहले अगर दिमागी स्टूडेंट होगा तो सेड सेडेड रहेगा, और यहाँ पर देखिए बी में सेज है टोल्ड है, यानी एक लाइन से हम तीनों को गलती कर देंगे। हालांकि ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा रुकना है, वेट करना है, इंतजार करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, नजरे को टिकाए रखना है बाज की तरह से, और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो चलिए, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा को यानी कि लॉग को क्या चीज से तोड़ेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को किस चीज से हटाएंगे, तो ऐसे सेंटेंस में दैट से इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है, सी सेड तो दैट। और ये जो अंदर में जो पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन रहे तो बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार आई को जो हम बदलेंगे, बाहर वाला सब्जेक्ट हो जाएगा सी, और डू और डज डिड में बदलाता है, डिड नॉट, और जो नजदीकी सूचक शब्द है वो दूरी सूचक में बदलाता है, तो दिस दैट में बदल जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा जितना भी शर्त है पहले ऑप्शन को कबूल है, इसीलिए हमें इसके साथ ही अपना जो है आंसर का जो है ना मेल मिलाप करना होगा, और 16 का आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि टूथ एक, जो जिसका मतलब होता है टूथ एक माने होता है ACHE, एक माने होता है दर्द, पेन, ACHE, एक माने होता है दर्द। अब देखो टूथ का स्पेलिंग तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, TOOTH। अब मिला लीजिए स्पेलिंग टूथ एक, यानी कि हमारा जो है ना सी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हुए हम आपको आर्टिकल्स की दिशा में ले चलते हैं। एन एस, गधा जो होता है, इज डैश डल एनिमल। अब देखो कुछ नहीं करना है, अगर पहला वर्ड जो है ना, जैसे ये डल जो है, ये पहला वर्ड जो है, पहला वर्ड पर ध्यान देना है कि पहला वर्ड जो है अगर उसका उच्चारण, यानी अगर क ख से य ल तक के खानदान में तो वहाँ ए लगा दीजिए, और उसका उच्चारण अ आ इ ई के खानदान से हो तो वहाँ एन लगाना है। बउआ एकदम नॉर्मल रूल है। डल जो बोलेंगे ना हम, तो डल का उच्चारण में पहले मुंह पर ड आता है, तब ल आता है, इसीलिए ड जो है ना, क ख ग घ च छ ज ट ठ ड यानी क ख से य ल तक है, तो हम कुछ न सोचेंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन होगा ए। हम आगे बढ़ते हुए 19 की ओर चलते हैं। ऑल द बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी कि अलमारी पर जितने किताब है, डैश टू मी, यानी एगो किताब तो है नहीं, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो कह रहा है अलमारी पर जितने भी किताबें डैश टू मी, यानी कि वो मेरा है, बिलोंग टू मी होगा या बिलोंग्स टू मी होगा, ये दोनों तो होगा नहीं, बिलोंगिंग और बिलोंग्ड होगा नहीं, या तो बिलोंग टू मी होगा या बिलोंग। तो चूंकि एक से ज्यादा किताबें, इसीलिए आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिए, उसमें एस लगाइएगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए हमारा सही जवाब होगा बिलोंग। आप मेरा साथ दीजिए और हम लोग आगे बढ़े और एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करें। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 2-4 सेंटेंस है, 3 तो गलत है, ये तो आप भी जानते हो, एक सही होगा। आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, मैं उस ऑफर को स्वीकार किया, टू नहीं लगेगा। आई एक्सेप्टिंग, बिल्कुल ये नहीं होगा, यानी कि हम क्लियरली जानते ये नहीं होगा। और ये कह रहा है आई एक्सेप्टिंग, अच्छा वर्ब में आईएनजी से पहले तो ईजेमार आता है, फिर यहाँ क्यों नहीं दिया? हम लोग को एरा बना रहा है ये बिहार बोर्ड, सोचता है कि कोई भी ऑप्शन दे देंगे विद्यार्थी टिक मार देगा, बिहार के बोर्ड वाले बच्चे बहुत ही बेवकूफ। नहीं नहीं, सोच समझ के जवाब देते हैं। आई एक्सेप्ट ऑफर्ड, अच्छा एक्सेप्ट तक तो सही है, ये ऑफर्ड क्यों आया? ये भी गलत। आप सीधा बी को मानिए कि मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है बी। 20 का 21 की ओर चलते हैं। प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, फिर से आप मेरा एक बार प्रपोजल को के बारे में सोचिए, प्रपोजल में मेरे प्रस्ताव के बारे में। अगर यही बात अगर किसी लड़की को बोलिएगा तो बवाल उखड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग आगे इस पर देखते हैं कि यहाँ पर टेक इन या टेल अपॉन या टेक ऑफ, ये सब नहीं होगा, इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। तो इसका सही जवाब होगा कि प्लीज थिंक ओवर माई प्रपोजल, यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे प्रपोजल पर एक बार फिर से विचार कीजिए, सोचिए। आइए, ही इज सिंपैथेटिक डैश द पुअर, सिंपैथेटिक माने होता है सिंपैथी से बना है, यानी कि वह गरीबों के प्रति क्या है, तो बड़े ही सहानुभूति वाला, या उसको यूँ कर सकते हैं कि बहुत ही गरीबों के प्रति वो सहृदय आदमी, यानी कि उसका हृदय बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे उसको जो है ना, मतलब हम यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं, सिंपैथी के साथ टू ही लगता है, किसी के प्रति सिंपैथी होना। तो चलो
हम यहाँ पे इसका सही जवाब ले लेते हैं 2, है ना। आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। और कहते ही डैश गो देयर रेगुलरली, वो वहाँ अक्सर जाया करता था। हम 23 नंबर में आ चुके हैं और 23 नंबर में कह रहा है ही डैश गो देयर रेगुलरली, यानी कि वह वहाँ अक्सर जाया करता था। सो टू तो नहीं होगा, नीड टू भी नहीं होगा। अब तो हमारा दिल पूरा पूरी इस पे आ गया है कि वह वहाँ अक्सर यानी रेगुलरली बराबर जाया करता था। चलो इसको हम टिक आउट कर दें और हमारा सही जवाब होगा ए। हमारा सही जवाब होगा ए। क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा ए, यानी कि यूज टू ही हमारा सही आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्लियर है बॉस कि हमारा 23 का सही जवाब होगा यूज टू। 24 कह रहा है कि हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। इसको पैसिव में बदलना है। बदल दो ना, पैसिव में क्या रखा हुआ है, जहाँ वर्ब का दूसरा हो वहाँ पे जो है ना वाज वर प्लस V3। तो पहला नंबर में तो काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। पहला नंबर में काम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। देखिए तो यहाँ हिज वर्क सेटिस्फाइड मी जो है इसमें हो जाएगा आई। गौर से देखिए आई ठीक है, और वाज सेटिस्फाइड बाय या बाय हिज वर्क। बाय पहला तो विथ हिज वर्क है, ये गलत हो गया। आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क, अब आगे देखना ही नहीं है, बाय ही लगेगा। चलिए 25 नंबर में चलते हैं। 25 नंबर में क्या कह रहा है ये देखते हैं। दोस्तों कह रहा है कि ही वॉज लीनिंग डैश अ वॉल, यानी कि वह दीवार से सटा हुआ है। तो जिस समय सटता है ना उसके तरफ पीठ करके या कुर्सी डाल देते हैं दीवार से सटा कर, तो उसके ठीक विपरीत हो जाता है, अगेंस्ट में हो जाता है। तो हम वहाँ पे आप याद रखिएगा, ये बराबर पूछता है कि लीन माने होता है सटना या टेक लगाना। तो हम उससे टेक लगाते हैं तो उससे सहारा लेकर लगाते हैं, इसलिए वहाँ पे हमारा सही ऑप्शन अगेंस्ट होगा। आगे बढ़ने का इजाज़त हमें दीजिए और हम 26 नंबर की ओर चले। कह रहा है कि आई डैश हॉट। अब देखो आई के साथ इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को लाना, यानी कि ठीक बगल में आ जाए तो इम्फेसाइजिंग ने और लास्ट में आवे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई के साथ तो कन्फर्म है दोस्तों कि माई सेल्फ लगेगा, कि मैंने खुद उसके रिमार्क, उसके आने के आवाज़ को सुना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन, सब कुछ निर्भर करता है उसके पास होने वाले एग्जामिनेशन पर। ये जेरंड से पूछ दिया है। अब देखो ऑन हिज के बाद पास नहीं होगा, टू पास नहीं होगा। ऐसा कर सकते हैं कि इस पासिंग को हम यहाँ पे नाउन बनाकर ला सकते हैं, यानी कि हमारा सही जवाब होगा डी। तो हिज पासिंग हो जाएगा, हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि सब कुछ उसके परीक्षा पास करने पर ही डिपेंडेंट करता है, यानी कि निर्भर करता है। मित्रों आप अपने कमेंट्स को, अपने रिस्पॉन्स को जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये बेहतरीन अंदाज में मैं समझा रहा हूँ, अगर आपके दिल तक मेरी क्लास को, अगर मेरी बातों को अगर आप ले जा रहे हैं तो आप श्योर कमर कस के परीक्षा में उतरिए। लेट अस नाउ प्ले। इसमें क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, तो जब भी क्वेश्चन टैग अगर लेट अस का बनाना हो तो याद रखिएगा वहां पे शैल बी आता है। क्या आता है? शैल बी आता है। क्वेश्चन मार्क शैल बी आता है, तो लेटस के साथ शैल बी लगता है, ये दिमाग में रखिएगा। 29 नंबर में कह रहा है कि विच इज द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा। अब देखो रूट का स्पेलिंग यहाँ 2-3 है, तो सबसे रूट माने एक होता है रास्ता, एक माने होता है इस रूट का मतलब हो गया जड़, इसका मतलब भी दूसरा रूट, ये यानी कि रूट का रियल मीनिंग होता है ROUT। रूट माने रास्ता, है ना। तो आगरा जाने का सबसे छोटा रास्ता या सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है? तो यहाँ पे ये वाला रूट होगा। देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं। 30वें नंबर में हम आ चुके हैं। देयर डैश बीन। अब देखो बीन जो है ना, खाली जगह के बाद हम देख रहे हैं बीन है, तो बीन तो बजाना पड़ता है जी हैव हैज के खानदान के साथ, और देयर के बाद हम हैज बीन ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे और स्ट्रीप राइज यानी कि एक बहुत बड़ी उछाल,
जो है कीमतों में हो गई है। तो यहाँ पे देयर हैज बीन होगा। अब हैज कहाँ पे है? सी नंबर पर है, यानी कि 30 का सही जवाब होगा हैज बीन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर पर आते हैं। आप सभी साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए मैंने स्पेशली ये जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि इनका सही जवाब कौन सा होगा, और इसको बैठकर गौर से सुनिए और अपने परीक्षा की बेहद अच्छी तैयारी कीजिए। वन ऑफ द बॉयज, अच्छा ये याद रखिएगा कि वन ऑफ जो आप देख रहे हैं ना, ये वन ऑफ ये सिंगुलर होता है, नन ऑफ सिंगुलर होता है। तो इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब जो लगता है ना वो सिंगुलर लगता है। यानी इस लिहाज से देखा जाए, यहाँ पर भी गौर कीजिएगा, यहाँ पर कोई ऐसा शब्द ना हो जो तीसरा रूप में हो, फिर इज आर नहीं आएगा, है जाएगा। यानी यहाँ फॉलन है ना, फॉल फेल फॉलन, तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि इसका पत्ता कट गया, इसका भी पत्ता कट गया। अब हैव में चुन लीजिए ना कि वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप। अब देखो वन ऑफ, तो अभी तो हम बोला कि ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे सही जवाब होगा हैज, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हैज होगा। बिल्कुल करेक्ट तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आप नजरें जमाए रखिए। सी ट्राइड एवरी प्लान, उसने सारा प्लान को कोशिश किया। करना क्या है जी? तो इसको निगेटिव सेंटेंस में बदलना है, और निगेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के नियम से बदलना है। यानी कि आप ऐसा कीजिए ना कि मतलब वो निगेटिव भी हो जाए लेकिन अर्थ नहीं बदले। तो वो कह रहा है प्लान वाज नॉट एनी लेफ्ट बाय हर, सी लेफ्ट नो प्लान अनटायर्ड, उसने किसी भी प्लान को नहीं छोड़ा और उसने सारे प्लान, यानी किसी भी प्लान को नहीं छोड़ा, उसने सारा प्लान किया। किसी भी प्लान को नहीं छोड़ा, उसने सारा प्लान किया। वाह, कमाल है कि उसने किसी भी प्लान, मतलब उसने हर प्लान पर कोशिश किया, और यहाँ कह रहा है कि वह हर प्लान पर कोशिश की, माफ़ कीजिएगा, और वह किसी भी प्लान को नहीं छोड़ी। दैट क्लियर बॉस, इसका सही जवाब होगा ए। हम आगे बढ़ते हैं। ही केम हियर, वह यहाँ आया। यहाँ हमको चुनना है करेक्ट ऑप्शन, वो भी एडवर्ब में, यानी रिसेंट से, यानी कि रिसेंट यानी हाल ही में। रिसेंट नहीं होगा सर, रिसेंटली होगा, यानी कि वह हाल ही में यहाँ आया। बिल्कुल करेक्ट, और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 34 नंबर में तो हमें बहुत फंसा रहा है, कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी 3 गो सेंटेंस सही है और एक गलत है। पहला सेंटेंस है कि ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, दूसरा है मोहन टीचेज बायोलॉजी, तीसरा है वी रीच स्कूल एट टाइम्स, और 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा ये बताते हैं, नीचे से चलते हैं। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स यानी कि मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस हो, दूरी हो, रकम हो, तो उसके साथ सिंगुलर लगता है। यानी ये सेंटेंस जो है ना ये करेक्ट है, यानी ये वाला सेंटेंस सही है। हमको गलत सेंटेंस चुनना है। वी रीच स्कूल एट टाइम, समय से पहले एट लगता है, हम समय पर स्कूल पहुंचते हैं। अरे ये भी सेंटेंस सही है। मोहन टीचेज बायोलॉजी, अच्छा मोहन के साथ टीच में ईएस भी लगा हुआ है, मोहन बायोलॉजी पढ़ाता है। अरे बाप रे, ये भी सही है। तो चुनना क्या है सर? गलती वाक्य चुनना है। ही बिलोंग्स फ्रॉम, आहा, बिलोंग्स के बाद फ्रॉम नहीं लगता है, टू लगता है, यानी गलती तो ये न हुआ, यानी कि 3 नीचे वाला सही है और ये वाला वाक्य गलत है, और चुनना हमको गलती, इसलिए जवाब ए होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगला देखते हैं कि शुगर यानी चीनी डैश इन वाटर, यानी पानी में घुल जाता है। तो शुगर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका जवाब क्या होगा? अनकाउंटेबल में डिसॉल्व, तो प्लुरल हो गया, तो हमको सिंगुलर वर्ब लेना है, यानी डिसॉल्व में ईएस लगेगा, पानी में घुल जाता है, तो यानी कि सी होगा, 35 का सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, और किसका? तो अपीयरेंस का। अपीयरेंस का स्पेलिंग मैं बताता हूँ, APPEARANC, अपीयरेंस। अब देखिए मैं तो देख रहा हूँ कि इसमें पहला यानी कि ये जो आंसर वही सही है। फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हुए हम आपको बता देना चाहते हैं, द पर्स वाज फुल डैश मनी, फुल के बाद हमेशा ऑफ लगता है, यानी कि पर्स
पैसों से भरा हुआ था। यानी कि आप देखो ऑफ किस नंबर पर है, तो यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन ही लगेगा। क्यों हुआ, इसके लिए आपको प्रीपोजिशन डिटेल में पढ़ना होगा। सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, वह लेट थी, वह ट्रेन नहीं पकड़ सकी। दोनों को ऐड करना है, ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, जोड़ना है। द देखिए सिंस सी वॉज लेट, पहला ऑप्शन कह रहा है कि चूंकि वह लेट थी, सी कुडंट। दूसरा का द ट्रेन नॉट, अरे द ट्रेन के बाद सीधा नॉट, कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये थोड़ी होगा। लेट वाज सी, सो अरे ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। सी इज गेटिंग लोड सो सी वाज नॉट कैचिंग द, इसलिए पकड़ नहीं रही थी, अरे नहीं। और पहला का ऑप्शन में कह रहा है कि चूंकि वह लेट थी, यानी सिंस से जोड़ दिया, फैंटास्टिक, कॉमा, इसीलिए सी कुड नॉट। चलो दोस्तों, तो अब क्या सोचना है, ये सही जवाब है, यही सही कॉम्बिनेशन है। राजा सेड आई एम हंग्री, इसको क्या करना है भैया, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। कुछ नहीं कीजिए, राजा सेड के बाद कोई ये नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड को सेडे रहने दीजिए, ठीक है। और लॉक को तोड़िए, यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए दैट से, चलो वो भी कर लीजिए। और आई को फर्स्ट पर्सन को बाहर वाले सब्जेक्ट राजा के हिसाब से ही कर दीजिए। और ईजे मार चुकी प्रेजेंट सूचक है तो उसको वाज वर्ड में ले जाइए पास्ट सूचक, यानी राजा सेड दैट ही वाज हंग्री। अब खोजिए ना टॉर्च लेकर कि किस नंबर पर है। राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, सी नंबर पर है। मिल गया आंसर, दिमाग लगाइएगा तब होगा। राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, बिल्कुल करेक्ट, हमारा सही जवाब होगा सी। आगे कह रहे हैं डैश ही कम टूडे। अब यहाँ कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी उचित होनी चाहिए, तो यहाँ पे आउट, मस्ट, माइट या विल। तो आउट माने तो चाहिए, लेकिन इसके साथ टू लगता है जो होगा नहीं। मस्ट कर अवश्य करना चाहिए आज ना, माइट हो सकता, विल को लगा दीजिए, क्योंकि क्या क्या वह आज आएगा, गागेगी का सेंस आ जाएगा। हाँ, आप कहिएगा टुडे के साथ विल लगा, बिल्कुल लगेगा। एक दिन बहुत लंबा 12 घंटा का होता है, आज किसी आने वाले समय में आएगा, इसलिए हम विल लगाए हैं। चलिए 41 नंबर पर आते हैं। आई हैव नेवर डैश टू आगरा। आपको मालूम है भैंस के साथ बीन का प्रयोग अगर हम करते हैं तो बीन का मतलब क्या होता है मालूम है, गोन होता है, गोन माने गया। लेकिन कब गोन का प्रयोग कब करते हैं, जब उस जगह पर हम वर्तमान में मौजूद नहीं हो, लेकिन हम बीते हुए समय में हम वहाँ गए हों, तो बीन का मतलब हो जाता है गोन। इसलिए आई हैव नेवर बीन टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। मैं कभी ताजमहल देखने के लिए आगरा नहीं गया हूँ। दूसरे पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, हमारा सही जवाब होगा डी, यानी कि बीन। हम आगे बढ़ते हैं। सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट। अच्छा, आपको मालूम है यहाँ पे टू द, वह वापस आ गई एक्सीडेंट वाले जगह से। एक सीन माने दृश्य होता है, ये तो बड़ा ही आसानी से आप जानते हैं कि सीन का मतलब क्या होता है, दृश्य होता है। लेकिन आपको मालूम है सीन का एगो और मतलब होता है जगह। क्या होता है, जगह। तो इस सीन, अब देखो SWN सीन, ये तो हो गया सी का तीसरा रूप। SIGN साइन माने होता है दस्तखत करना, हस्ताक्षर करना। और SIN सीन माने होता है पाप। तो पाप, एक्सीडेंट ये नहीं जुड़ेगा, सीन ये तीसरा रूप भी नहीं आएगा, साइन ये इसका सी जो होगा ना, SCEN, यही इसका सही जवाब होगा। 43 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, 43 नंबर में कह रहा है कि द पुअर्स आर, आहा, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव है जिसके आगे में द लगाकर उसका प्लुरल बना दिया जाता है। जैसे पुअर माने गरीब और द पुअर माने गरीब लोग। अब इसके साथ एस नहीं लगेगा, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लुरल लगेगा। द रिच माने अमीर लोग, द ब्लाइंड माने अंधे लोग, द एजुकेटेड माने पढ़े लिखे लोग। ये हमेशा याद रखिए, इस तरीके से इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बीच वाला जो ऑप्शन है बी वाला, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, सी वाले को हम सही इसलिए नहीं मानेंगे पुअर से पहले दो नहीं लगाया है। और डी वाले को हम सही इसलिए नहीं मानेंगे कि डी वाले में जो है द पुअर के साथ इज लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारा सही जवाब आपके सामने है, वो है बी, यानी कि 43 का बी।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और हम लोग 44 नंबर पर चल रहे हैं। आई थिंक सी स्पेंट द एंटायर आफ्टरनून डैश द फोन। आपको मालूम है कि किसी भी उपकरण या किसी भी इन्वेंशन पर यदि हम कोई काम, जैसे टेलीफोन हुआ, टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, इस सब पर हम कोई चीज़ देखते वगैरह है ना, उसमें सटल नहीं हो रहेंगे ना तो ये ऑन लगेगा। तो उपकरण के साथ ऑन का प्रयोग होता है, टीवी के साथ, रेडियो के साथ, यानी जब उसका आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सी स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून, ये पूरा समय जो है ना दोपहर का, मुझे लगता है कि वो फोन पर बिताई, फोन पर बिताई, फोन पर मतलब पैर रख कर ना बिताई, यानी फोन पर बात करके बिताई। इसका सही जवाब होगा ऑन। हम आगे बढ़ते हुए 45 नंबर पर आते हैं। कहता है ही फेल। 45 नंबर में ये कह रहा है कि ही फेल। अब देखिए 45 नंबर में क्या कह रहा है कि ही फेल एंड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। वह गिर गया और उसे ले जाया गया हॉस्पिटल। तो मालूम है, तो वह गिरा और हॉस्पिटल में गया। तो जब सुनने वाले को भी पता हो कि जिस नाउन के बारे में, और बोलने वाले को भी पता हो, तो नाउन जो है ना खास हो जाता है। इसलिए टू अ हॉस्पिटल नहीं होगा, यहाँ टू द हॉस्पिटल होगा। ये याद रखना। ओकेजन का स्पेलिंग आपके सामने में है, OCCASION, ओकेजन, OCCASION, यानी कि हमारा सही होगा ए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ है इट इज़ बीइंग रीड बाय अस। इसको एक्टिव में बदलना है दोस्तों, और इट इज़ बीइंग रीड बाय अस जो है, इसको पैसिव में तो ऑलरेडी है, इसको एक्टिव में बदलना है। तो आप ऐसा कीजिए ना, अस को वी कर दीजिए और बीइंग को हटा देना है, तो वी आर रीडिंग इट, वी आर रीडिंग इट। देखिए डी नंबर पर है, तो ऐसे छुपने से काम चलेगा? आप क्यों नहीं कह रहे हो कि हम ही सही जवाब है? बिल्कुल करेक्ट। वी आर रीडिंग इट को पैसिव में बदलोगे तो इट इज बीइंग रीड बाय अस, ऐसे करके सेंटेंस बनता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इन, यानी कि जो देखने में इनकैपेबल हो, यानी सक्षम नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? यानी साफ दिखाई नहीं दे, उसको इनविजुएबल माने होता है दैट कांट बी सीन, यानी जिसको देखा ना जा सके, इनविजुएबल। इलीगल माने होता है अनैतिक। इनऑडिएबल माने होता है जिसको सुना ना जा सके। एलिजिबल माने होता है जो उसके लायक हो। चलिए इसका सही जवाब हम मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं? है ही, वो है इनविजिबल, और ये 48 का सही जवाब। कह रहा द सिनोनिम ऑफ पीस, यानी इस 4 शब्द में एक शब्द जो है उसका मतलब होता है शांति या शांत। रैपिड माने तो होता है तेज, और क्वाइट माने होता है बिल्कुल या शांत, और जर्नी माने सफर, रिस्टोर माने फिर से निर्माण करना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा सही जवाब निकल रहा है दोस्तों वो है क्वाइट। क्वाइट माने होता है शांत। ठीक है, आगे बढ़ते 50वां नंबर की ओर चले आए, यानी कि हम हाफ सेंचुरी की तरफ अपना कदम रख चुके हैं। केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, और इसको बदल देना है एक्टिव वॉइस में, यानी कि बाय हर जो है वो हर को इधर लाएंगे, सी बन जाएगा। और इज MR प्लस जो आप देख रहे हैं मेड, ये V1 V5 से बनता है, यानी कि मेक से बना है मेड। तो सी मेक्स केक्स एवरी संडे, सी मेक्स केक्स एवरी संडे। देखिए हमारा सही जवाब बी है, और कहीं पर कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेल ही नहीं खा रहा है, यानी इसी को जो हम बदले हैं, केक्स आर मेड बाय हर एवरी, इसी को बदले हैं पैसिव में। चलिए 51वां नंबर पर आते हैं। द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री इज डैश। द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री इज डैश। मिलिट्री मतलब सैनिक, यानी सैनिक का पर्यायवाची क्या होता है? सैनिक का पब्लिक होता है, सिविल होता है, लोग होते हैं, जनता होता है। तो क्लियर है ना, यहाँ पे तो बी नंबर में सिविल है ही, यानी इसका विपरीतार्थक शब्द होगा ये एज डैश मी। ये वाला बहुत ही झक्कास क्वेश्चन है कि एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड। यहाँ पर ऑप्शन क्या सब है? इन है, अबाउट है, फॉर है, ऑफ है। तो एज फॉर मी, जहाँ तक मेरा बात है,
आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड। लेंड अ हैंड का मतलब जानते हैं? हैंड माने हाथ और लेंड माने उधार देना। तो लेंड अ हैंड का मतलब होता है हाथ उधारी देना। ऐसा थोड़ी है कि ठाकुर फिल्म की तरह हाथ काट दो और उधारी दे दो, नहीं नहीं नहीं। लेंड अ हैंड का मतलब होता है साथ देना। तो मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हो जाऊंगा अगर तुम मेरा साथ, जहाँ तक तो मैं जानता हूँ कि आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, यानी तुम्हें साथ देकर मुझे अच्छा लगेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा जवाब होगा फॉर, FOR, फॉर। इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई डैश योर ऑफर। अब देखो ना, यहाँ पे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है, एक्सेस है, एडॉप्ट है। देखो एक्सेप्ट भी कई तरीके से लिखा जाता है। अब जैसे ये वाला एक्सेप्ट है, तो इसको हम लोग यूँ कह सकते हैं। इसका मतलब होगा कि एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। इसका तो सही जवाब बी होगा, ये तो मैं भी जानता हूँ। इस एक्सेप्ट मन होता है स्वीकार करना, यानी कि मैं आपके प्रपोजल को या आपके ऑफर को स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर। इस एक्सेप्ट मन होता है के अलावा, के अलावा। और मालूम है EXCEPT को थोड़ा सा ये कर दीजिए, EXPECT, तो हो जाएगा एक्सपेक्ट, माने उम्मीद करना। और एगो होता है एस्पेक्ट, ASPECT, यानी पहलू। और ये होता है एक्सेप्ट, ACCEPT, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट, एस्पेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, स्वीकार करना, क्योंकि इसका मतलब पहलू हो जाता है। और इस एक्सेप्ट माने के अलावा, और इस एक्सेप्ट माने हो जाता, एक्सपेक्ट माने हो जाता है मतलब उम्मीद करना। दोस्तों देखिए कितना माइनर माइनर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। यानी हमारा सही जवाब तो हम तो क्लियर कर दिया, बी होगा, लेकिन आपको उच्चारण पर भी गौर करना होगा। विल यू गिव मी डैश शुगर। अब क्या आप मुझे थोड़ा सा चीनी दोगे? आप अच्छा बताइए, कोई आदमी किसी के घर पर जो एक पूरा चीनी मांगने जाएगा कि दीजिए तो एक पूरा चीनी दीजिए, तो यहाँ पर तो मच होगा नहीं, और मेनी का प्रयोग हो नहीं सकता। एनी का प्रयोग निगेटिव सेंस में होगा, जो यहाँ पर निगेटिव सेंस है नहीं, इसीलिए एकदम करेक्ट है, क्योंकि सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सम शुगर। आगे बढ़ते 55 नंबर पर, आई हैव नथिंग डैश टू से। आई हैव नथिंग। अब फर्दर का स्पेलिंग पूछ रहा है कि मुझे आगे कुछ नहीं कहना है, तो FARTHER होगा, या फिर ये तो होगा नहीं, फादर होगा नहीं। फर्दर का रियल स्पेलिंग उधर बी में फादर है, बाप रे, फादर कैसे होगा? मुझे आगे कुछ नहीं कहना, यानी कि इसका सही होगा फर्दर का FURTHER, सही जवाब। अब देखिए एक और कह रहा है कि इनमें से और चुनिए कि कौन है, कि मिलता जुलता एगो खंड और एगो जो उससे अलग हो। तो देखिए अंकल माने होता है चाचा, ब्रदर माने होता है भाई, नेफ्यू माने होता है भतीजा, और नीस माने होता है भतीजी। तो भाई, भतीजा, भतीजी, ये सब जो है ना एगो जनरेशन है। अंकल जो है ना उससे एक जनरेशन ऊपर है ना। तो यहाँ पे ऑड कौन हो रहा है, यानी ग्रुप से हटकर कौन हो रहा है? तो ग्रुप से हटकर हो रहा है अंकल। यानी क्लियर हो रहा है बॉस कि हमारा यहाँ पे ऑड वर्ड कौन है? अंकल है। आइए, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून। वो उम्मीद करता है कि उस यूनिवर्सिटी को जल्दी ज्वाइन कर लेगा, यानी कि उसको पहले से उम्मीद है कि हम यूनिवर्सिटी को जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, यानी वो यूनिवर्सिटी को बढ़िया से जानता है, और बोलने वाला भी जो है जानता है, और जिसके बारे में बता रहा है वो भी जानता है, यानी वो खास यूनिवर्सिटी है, इसीलिए यहाँ द यूनिवर्सिटी होगा। समझे कि नहीं? आगे कह रहा है 58 नंबर में। दोस्तों आप अपने इरादे को मत हारिए, बने रहिए, सीखिए, समझिए, और यह साबित कर दीजिए कि आप बेहतर परीक्षा दे सकते हैं। ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून। वह उम्मीद करता है कि यूनिवर्सिटी, ये तो हो ही गया। 58 नंबर में आइए, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द राइजिंग सन। जापान को उगते हुए सूरज की जमी भी कहा जाता है। अच्छा, लैंड होगा, टाउन, कंट्री, विलेज नहीं, यानी उगते हुए सूरज का इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन, इज कॉल्ड लैंड ही होगा, लैंड ही होगा दोस्तों, कि उसको उगते हुए सूरज का
एक जगह कहा जाता है, इज कॉल्ड कंट्री ऑफ द। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर पर, डैश यू गॉट एनी मनी। तो गॉट लगा है तो यहाँ पे हैव लगा दो, बिल्कुल, हैव यू गॉट एनी मनी। और 60 नंबर में कह रहा है कि वी कैन प्रिवेंट मी, हु कैन प्रिवेंट मी डैश डूइंग दिस, यानी मुझे यह करने से कौन रोक सकता है। तो प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस, क्योंकि प्रिवेंट के साथ जो है फ्रॉम का ही प्रयोग होता है, यानी कि क्लियर है, क्लियर है कि यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको, यानी कि अभी ग्रामर पर्सन हो गया, अब इसके बाद जो किताब के जो भी प्रश्न है बस अगले ही वीडियो में हम उसको लेकर आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उमेश कुमार निराला के द्वारा जो चलाया जा रहा है निराला इंग्लिश लाइजियम, आप इनके बैनर तले जो भी वीडियो है या यहाँ का क्लास एक बार कर कर देखिए, आपको यहाँ से बहुत दिल लगेगा और आप काफ़ी बेहद अच्छा नंबर और आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले ब्रेक में। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय एवरीवन।